नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। नमस्कार, गंगा सवेरा में कौशल सेठ के साथ मैं राजेंद्र देव और हमेशा की तरह हर रोज की तरह आज हम आपको देंगे खबरों का सुपर डोज, तमाम बड़ी अपडेट्स। इसके अलावा अपने संवाददाताओं से भी हम बात करेंगे और तमाम जो इस नकारात्मकता का जो वातावरण फैला हुआ है उसमें जो पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। आज मुख्यमंत्री योगी एक बार फिर टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी 2 दिनों तक 5 जिलों के दौरे पर थे। उन्होंने कोरोना से जारी जंग के बीच ग्राउंड लेवल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और माना यह जा रहा है कि सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी मुख्यमंत्री कुछ बहुत ही जरूरी निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा गंगा के किनारे बह रहे शवों को लेकर अब पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। पुलिस मुख्यालय से निर्देश जारी हुआ है। सभी जिला कप्तानों को नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाने को कहा गया है। इसके अलावा पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ के जरिए 24 घंटों पर पेट्रोलिंग करने का भी आदेश दिया गया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने डीआरडीओ की बनी दवा 2DD लॉन्च कर दी है और अब यूपी सरकार एंटी कोविड दवा 2DG मंगवाने की तैयारी कर रही है। इस बाबत सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश भी दे दिए। सीएम योगी ने अफसरों को दवा की मांग पत्र केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। चलिए और बता दें, आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक होनी है जिसमें उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के 3 जिले देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। वहीं संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादियों में शिरकत करने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों के आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। राशन की दुकानें 21 मई को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत नहीं मिली है। पिछले साल भी संक्रमण की वजह से लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। सरकार ने संक्रमण को देखते हुए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी है। आज सुबह विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। पिछले साल की तरह इस बार भी कपाट खोलने की प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण का असर दिखाई दिया। बात 2019 की करें तो 2019 में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 2020 में कोरोना संक्रमण ने भारत में पांव पसारने शुरू कर दिए थे, जिसका असर आस्था पर भी पड़ा। 2020 में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए तो संक्रमण की वजह से आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं मिली थी। ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिला। इस बार भी केवल पुरोहितों और प्रशासन के कुछ लोग ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान मौजूद रहे। तो 3 तस्वीरें 2019 में किस तरह की रौनक थी जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे। 2020 में जब कोरोना काल शुरू हुआ तो यहां पर सन्नाटा पसरा गया। कोविड नियमों के तहत ही कुछ ही लोगों की मौजूदगी में, तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में कपाट खोले गए और वही चीज, वही तस्वीर इस बार 2021 में भी सामने आई। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए। कोरोना महामारी के कारण इस बार आम श्रद्धालुओं को 4 धाम के दर्शनों की इजाजत नहीं है और इसीलिए मंदिरों को उनके कपाट भी सादगी के साथ ही खोले गए। सिर्फ कुछ तीर्थ पुरोहितों को ही केदारनाथ धाम जाने की इजाजत है। और आपको भी बताएं कि यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर 14 मई को दिन में 12:15 पर और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को सुबह 7:31 पर और केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे खुल चुके हैं। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इन सभी धामों में भी कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है और यहां पर आपको बताना आवश्यक कि 4 धाम यात्रा फिलहाल बंद है। रोजाना पूजा अर्चना चलती रहेगी। सभी धामों में पूजा पाठ से जुड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत रहेगी। इनकी संख्या भी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सके।
भक्त सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर लिखा है, भगवान विष्णु के 8वें बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के बाद कपाटोद्घाटन किया गया। जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मैं भगवान बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की आरोग्यता की कामना करता हूं। कोरोना महामारी के कारण अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा स्थगित है। मेरा सभी से अनुरोध है कि भगवान के वर्चुअली दर्शन करें और अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करें। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और डिमरी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने जो कुछ कहा, अब आप वो देखिए। तय मुहूर्त पर खुल चुके हैं सरसप भगवान का श्री विग्रह है और प्रार्थना की गई कि जो महामारी देश दुनिया जिससे पीड़ित है यथाशीघ्र उसका शमन हो जाए। ये प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की गई और भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोल दी गई। आज से मनुष्यों द्वारा भगवान पूजित होंगे। यद्यपि बहुत सारे भक्त भगवान के आ नहीं पा रहे हैं, बस भगवान के मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इससे संतुष्टि, यथाशीघ्र भगवान आपको बुलाएं, यही निवेदन भगवान के श्री चरणों में अभी करके बाहर निकलेंगे। बद्री विशाल भगवान की जय। वहीं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि 6 महीने बाद हम अपने आराध्य देव भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। ब्रह्मवेला में 4:15 अभी खुल चुके हैं कपाट और बहुत ही सादगी के साथ कपाट की जो पौराणिक मान्यता है, जो विधि विधान है, जो पारंपरिक रीति रिवाज है, जो द्वार पूजा हुई वो पूरे उसी ढंग से हुई जैसे हमारी परंपरा चली आ रही है। लेकिन कोविड गाइडलाइन है, कोविड महामारी के दृष्टिकोण से यहाँ श्रद्धालु नहीं पहुँच सकते, तो उन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया। तो देखा अपने प्रमुख लोगों का क्या कहना है कपाट के खुलने पर। अब हम आपको कर्णप्रयाग लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र पवार इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। जितेंद्र, अभी हमने तस्वीरें देखी, हमने वक्तव्य भी सुने जो प्रमुख लोग हैं जिन्हें पूजा पाठ करनी है आने वाले दिनों में, तो आने वाले दिन कैसे रहेंगे? क्योंकि ये बड़ी विशेष स्थिति है और आम लोगों को दर्शनों की इजाजत नहीं है वहां पर, उसके बावजूद भी पूजा पाठ वहां पर चलेगा। किस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर विधि विधान, रीति रिवाज और जो धार्मिक परंपराएं हैं उसके साथ खोल दिए गए हैं। और मंदिर के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो आज सुबह 3 बजे से शुरू हो गई थी। सबसे पहले मंदिर के सिंह द्वार की पूजा की गई और इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह से बाहर निकलकर लक्ष्मी मंदिर में विराजमान हुई और इसके बाद कुबेर जी और उद्धव जी जो है भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और इसके बाद गणेश जी गर्भगृह से निकलकर सभा मंडप में अपने मूल स्थान पर स्थापित होते हैं और ठीक 4:15 जैसे ही होते हैं तो भगवान बद्री विशाल के कपाट कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए खोल दिए गए हैं और यहाँ पर कोविड-19 के जो नियम है उसको भी पूरा लागू फॉलो किया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर जो भगवान बद्री विशाल जो धर्माधिकारी है, जो देवस्थान बोर्ड के धर्माधिकारी है, जो हमारी उनसे बातचीत हो पाई है, उनका साफ तौर से कहना था कि हक हकूकधारी और देवस्थान बोर्ड के जो कुल मिलाकर 18 जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए और कपाट खुलने के बाद जो है 6 महीने जो अखंड रूप से जो अखंड ज्योति जो जलती है उसके दर्शन किए गए और इसके बाद यहाँ पर जो भारत देश है जो कोविड-19 महामारी से जो जूझ रहा है इससे मुक्त होने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई और इसके साथ ही यहाँ पर जो भगवान बद्री विशाल के जो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है, आदि कोटेश्वर का केदारेश्वर का मंदिर है, उसके कपाट भी खोल दिए गए हैं और सभा मंडप में घंटाकरण और हनुमान मंदिर के भी यहाँ पर कपाट खोल दिए गए हैं। जी
जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही भगवान बद्री विशाल के कपाट आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए, लेकिन पूजा अर्चना भी की गई और इस कोरोना के खात्मे के लिए भी प्रार्थना की गई भगवान बद्रीनाथ से। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। 5 जिलों के ताबड़तोड़ दौरे के बाद सीएम योगी वापस आए हैं। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर तैयारियों का जायजा लिया है और 5 जिलों के दौरे के बाद सीएम योगी की आज पहली बैठक है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आज की बैठक में अधिकारियों को कुछ अहम निर्देश दे सकते हैं। बैठक में वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है और इसे लेकर कुछ नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं। साथ ही वैक्सीन के वेस्टेज को कम करने पर बैठक में चर्चा हो सकती है और इसलिए क्योंकि पीएम ने भी जब फोन पर चर्चा की थी तब भी वैक्सीन वेस्टेज को कम करने के लिए कहा गया। तो आज टीम 9 के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। और एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं, कोरोना के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मेडिकल सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। छोटे शहरों और गांवों में मेडिकल सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट नाराज है। छोटे शहरों और गांवों के हालात भगवान भरोसे हैं, ये कहा हाईकोर्ट ने। मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता बुजुर्ग मामले में भी कोर्ट ने टिप्पणी की। संतोष कुमार की अस्पताल के बाथरूम में गिरकर मौत हो गई थी। मृतक की पहचान करने के बजाय शव को अज्ञात में डाल दिया गया था। इस पर नाराजगी जाहिर की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट की और नाराजगी भरी टिप्पणी छोटे शहरों और कस्बों को लेकर कोर्ट बहुत चिंतित दिखाई दिया। राम भरोसे है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं, इस प्रकार की टिप्पणी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। तो छोटे शहरों और कस्बों में जैसे संक्रमण फैला है, दूसरी वेव में जैसे वहां पर लोगों की मौत हुई है, जैसे लोग परेशान हुए हैं, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज और बहुत स्पष्ट ये टिप्पणी। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मोइन, आप छोटे शहरों और कस्बों की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और क्या टिप्पणियां की और क्या बात कही? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं या ग्रामीण इलाकों की जो स्थिति है वो राम भरोसे है और निश्चित तौर पर ये जो सिस्टम है उसको आईना दिखाने वाली टिप्पणी है। कई महत्वपूर्ण बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कही हैं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है जहाँ संतोष कुमार के नाम के एक बुजुर्ग शख्स के बाथरूम में कोविड पॉजिटिव थे, अस्पताल के बाथरूम में गिरे, उनकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने इस कदर संवेदनहीनता दिखाई, लापरवाही बरती कि उनकी पहचान तक नहीं की, अज्ञात में उनका शव भेज दिया। उसी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब मेरठ जैसे बड़े शहर में उत्तर प्रदेश के जहां पर मेडिकल कॉलेज है वहां पर इस तरीके के हालात हैं तो समझा जा सकता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति होगी। और ऐसा लगता है कि जो हिंदी का मुहावरा है राम भरोसे, तो सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। तो कई और अहम बातें की है। वैक्सीनेशन को लेकर के कोर्ट ने कहा है, कई सुझाव दिए हैं कि जो ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है उसके अलावा सीधी खरीद पर भी फोकस किया जाए, उसकी भी कोशिश की जाए। इसके साथ साथ जो व्यापारिक घराने हैं, जो धार्मिक संगठन हैं, उनकी मदद ली जाए। कई और अहम टिप्पणियां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की हैं, कई सुझाव दिए हैं। इलाहाबाद यूपी सरकार को कई तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं और 22 तारीख को दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी और तब देखना होगा कि यूपी सरकार किस तरीके के कदम उठाती है, खासकर राम भरोसे सिस्टम की टिप्पणी के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में विस्तार से बताया अभी हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। आगे बढ़ते हैं, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ की बनी दवा 2G लॉन्च कर दी। अब यूपी सरकार एंटी कोविड दवा 2G मंगवाने की तैयारी कर रही है। इस बाबत सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को दवा की मांग पत्र केंद्र को भेजने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल डीआरडीओ की विकसित दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की ही इजाजत है और आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार के स्तर से ही दवा का वितरण होगा, जिस वजह से केंद्र को भेजे जाने वाले मांग पत्र को तैयार करने के निर्देश सीएम योगी ने दिए। सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। विवेक, का पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो एंटी कोविड ड्रग है जिसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने 2DDG, ये क्या है
और कैसे इससे कोविड संक्रमण से लड़ने में, उससे संघर्ष करने में मदद मिलेगी, और उत्तर प्रदेश सरकार का मांग पत्र क्या है, कितना डोजेस किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अपने पास मंगाना चाहती है केंद्र से। जी राजन, देखिए ये दवा कोविड के मध्यम और गंभीर मरीजों के लिए है। इसे जो DGCE है उसकी अनुमति मिल चुकी है। ये 2DG जो दवा है ये गेम चेंजर साबित हो सकती है कोविड के इलाज में, क्योंकि ये दवा ग्लूकोज पर आधारित है और इसे कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई सिरप नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है। ये ORS के घोल की तरह है जिसे साधारण पानी में मिला के पिया जा सकता है और दिन में 2 खुराक इसकी कोविड के मरीजों को दी जा रही है। अभी जो ट्रायल हुए हैं उसमें ट्रायल में इसको क्लियर कर दिया गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि 42% ऐसे मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे उनको 2 डोज के बाद तीसरे दिन उनकी ऑक्सीजन हटा ली गई, यानी उनको काफी राहत मिल रही है। तो जिस तरह से ये दवा न केवल रिकवर कर रही है मरीजों को, बल्कि उनका ऑक्सीजन सपोर्ट भी 2 से 3 दिन के भीतर हटाया जा रहा है, तो ये बड़ा गेम चेंजर है और बहुत किफायती दवा है ये। हालांकि इस दवा को भी सेकेंडरी तौर पर इस्तेमाल करने की ही अनुमति मिली है। जो प्राइमरी दवा कोविड की चल रही है, जो प्राइमरी तौर पर दवाएं चलती हैं, उसमें उसके सपोर्ट में इस दवा को लिया जा सकता है। इसके लिए योगी सरकार ने कल ही अधिकारियों को कहा था कि केंद्र सरकार से एक डिमांड भेजी जाए। कितनी डिमांड है ये भी आज लेटर वहां भेजेंगे केंद्र सरकार को। जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हैं और जो टीम 9 के सदस्य हैं वो पूरा आकलन करके कि कितनी दवा, देखिए ये प्राइमरी मेडिसिन नहीं है, एक बार फिर मैं बता दूं, इसीलिए कितनी दवा मंगानी है इस पर विचार हो रहा है कि प्राइमरी मेडिसिन के अलावा जब सपोर्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो कितनी खुराक चाहिए, इस पर विचार हो रहा है। और ये बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। एक सैशे में मिलेगी, वो सैशे जैसे ORS का घोल मिलता है उसी तरह के एक सैशे में मिलेगी। अभी जो ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज हैं उनके लिए, जो गंभीर और मध्यम स्थिति वाले लक्षण वाले हैं, उनको ये दवा दी जाएगी और केंद्र सरकार इसका वितरण करेगी। जैसे ही ये दवा आती है, ये जो DRDO ने डेवलप की है, जैसे ही ये दवा आती है तो इसको सपोर्टरी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जी राजू, बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि ये दवा जब लोगों को दी जाती है, जैसे आपने कहा कि मध्यम या गंभीर मरीजों को कोविड के, तो उन पर किस तरह से सामान्य रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और कितनी बड़ी गेम चेंजर ये दवा साबित होती है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक त्रिपाठी इन जानकारियों के लिए। अब शुरुआत करते हैं पूर्वांचल की खबरों की फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर में घर के अंदर सो रही युवती की गला रेत कर हत्या हो गई। मृतका के रिश्ते में मामा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भदोही में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, कहासुनी और मारपीट भी हुई। इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के ट्रैक्टर में आग लगा दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। महाराजगंज के मैरी गांव में तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रहे 2 किसानों को किया घायल। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने आजमगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र पर 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के लिए टीकाकरण का शुभारंभ किया। बस्ती के सिगरी चौराहे पर 2 गुट आमने सामने, इस बीच हुई फायरिंग में एक शख्स को चेहरे पर गोली लगी। गोली लगने से घायल शख्स को गौर CHC में भर्ती कराया गया। संत कबीर नगर में DM और SP ने संयुक्त रूप से पैदल दौरा कर लोगों को कोविड-19 के लिए जागरूक किया और बिना वजह घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी। साथ ही बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काटे। चलिए पूर्वांचल की खबरों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, वाराणसी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर ने आत्महत्या कर ली। डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पत्नी से विवाद के बाद सुसाइड किया, ऐसा कहना है पुलिस का दावा है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। गोमती नगर विस्तार के सरयू अपार्टमेंट की यह सारी घटना। डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। पुलिस का दावा है कि पत्नी से विवाद था, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन कोई सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं हुआ है। गोमती नगर के सरयू अपार्टमेंट का यह मामला है। बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर वाराणसी से इस वक्त हमारे पास। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर संजय शुक्ला ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, आत्महत्या की। पुलिस का दावा, पत्नी से विवाद था, इस वजह से उन्होंने खुद को गोली मारी और आत्महत्या की।
पुलिस जो दावा कर रही है, जाहिर सी बात है उसके पास प्राइमरी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ साक्ष्य मिले होंगे, लेकिन सुसाइड नोट कोई भी मौके से बरामद नहीं हुआ है। गोमती नगर एक्सटेंशन के सरयू अपार्टमेंट का यह सारा मामला। चलिए अब इसी के साथ अपने दर्शकों को यह बता दें कि अब आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है, वो भी आपको बता देते हैं। चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सीएम योगी आज टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। 5 जिलों के बाद सीएम की टीम 9 के साथ 5 जिलों के दौरे के बाद पहली बैठक है। वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है उसको लेकर वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दे सकते हैं। वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर भी उनके निर्देश आज टीम 9 को मिल सकते हैं। चलिए उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है वो भी बता देते हैं। आज खोले गए हैं भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही खोले जा चुके हैं। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए।